नमस्कार दोस्तों। आज वैल्यू इन्वेस्टिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे भारत का जो सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, जिसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी है और पूरी जो निवेशक कम्युनिटी है वो काफ़ी एक्साइटेड भी है इस आईपीओ को लेके। और आज तक भारतीय स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में इतना बड़ा आईपीओ नहीं आया है। हम बात कर रहे हैं एलआईसी की, और आज जो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे वो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है किसी भी एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को, जो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि इन्वेस्टर्स को हम इन्फॉर्म करें और उनको ऐसे फैक्ट्स लेके आए जो जनरली वो लोग नहीं जानते, आमतौर पे उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता। तो हम कुछ बुनियादी बातें करेंगे, कुछ एलआईसी के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इसमें किस तरीके का बिजनेस है, कंपनी कितने प्रॉफिट जनरेट करती है, उसके जो कंपटीशन है और कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे हैं, और वैल्यूएशन मैट्रिक्स में एलआईसी कहां पर खड़ा होता है और हम इसको किस तरीके से आंकेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। तो कुछ बुनियादी चीजें हैं, एलआईसी के कुछ फैक्ट्स हैं। ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है हमारे देश की, जिसका गठन हुआ था 1956 में। तो बहुत पुराने समय से भारत में, जब से आज़ादी के लगभग बाद से ही एलआईसी काम कर रहा है, और ये घर घर में जाने वाला नाम है, बहुत ही होम ग्रोन ब्रांड है, और बहुत हद तक लोग गांव देहात तक भी इस कंपनी को समझते हैं, जानते हैं, और शायद उसके कंज्यूमर्स भी हैं और उसके कस्टमर्स भी हैं। और इसके पास करीब करीब 12 लाख एजेंट्स हैं जो पूरे के पूरे देश में फैले हुए हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स में, गांव तक भी उनकी पहुंच है, वो अपने एजेंट्स के द्वारा काम करती है एलआईसी। और करीब करीब 2048 ऑफिसेज भी हैं एलआईसी के, जहां से वो ऑपरेट करते हैं। एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि इसकी जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं वो करीब करीब 29 करोड़ हैं, जो कि लगभग अमेरिका की पॉपुलेशन के बराबर है और ब्राजील की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब का इसका एक्सपेंस है, साइज है, और कितने सारे इसके कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है और कितना डीप रूटेड है। तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए कि उसका एक डीप रूटेड कस्टमर बेस हो और पूरे देश में फैला हो, कंसंट्रेशन रिस्क ना हो। तो मुझे लगता है कि एलआईसी यहाँ पर तो अच्छा स्कोर करती है, ये आईपीओ, ये कंपनी, जहां पर इसका कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है। इसके जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो पूरे देश में इवनली फैले हुए हैं और नंबर बहुत बड़ा है। कुछ एक सब्सिडरीज हैं एलआईसी की जो आपको जाननी आवश्यक है। इसमें है आईडीबीआई बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी पेंशन फंड, एलआईसी इंटरनेशनल, एलआईसी कार्ड्स और एलआईसी म्यूचुअल फंड्स। और एलआईसी का प्राइमरीली जो बिजनेस है वो इंश्योरेंस में है। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है। पहले ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी करती थी, मगर अब मेजरली जो कंसंट्रेशन है कंपनी का वो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ है। और इसके अलावा एलआईसी एक बहुत बड़ा निवेशक भी है भारतीय स्टॉक मार्केट्स में, और एक मेजर डीआईआई, जिसको जो देसी निवेशक कहते हैं, वो डीआईआई में इसका नाम आता है, और शायद भारत का सबसे बड़ा डीआईआई है और सबसे लंबे अवधि से ये काम कर रहा है। तो इसके पास बहुत अच्छी होल्डिंग भी है भारत की टॉप एनएसई कंपनीज की। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आईटीसी का करीब करीब 28,000 करोड़ का इसका होल्डिंग है, और रिलायंस में करीब करीब 22,000 करोड़ की इसकी होल्डिंग है। ओएनजीसी जैसे कंपनी में 18,000 करोड़ की होल्डिंग एलआईसी रखता है। एसबीआई में, जो कि भारत का अग्रणी बैंक है, इसमें भी एलआईसी का 17,000 करोड़ का स्टेक है। एलएनटी, जो कि कैपिटल गुड्स में सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें भी एलआईसी का बहुत बड़ा स्टेक है, 16,000 करोड़ का। और फाइनली आईसीआईसीआई बैंक, जो कि भारत का अग्रणी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसमें भी 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश एलआईसी ने किया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी जो होल्डिंग है बड़ी कंपनीज में काफी बड़ी है। और इसके अलावा बहुत सारी मिड कैप कंपनीज हैं अच्छी, जहां पर एलआईसी अपना स्टेक होल्ड करता है। अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो मूवेबल, इमूवेबल, चल अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, वो करीब करीब $500 बिलियन से भी ज्यादा है। तो संपत्ति, एसेट्स के मामले में और होल्डिंग के मामले में यहां पर भी एलआईसी का जो आईपीओ है वो बहुत अच्छा स्कोर करता है। अब हम बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और ये बहुत गौर फरमाने वाली बात है। मैं आप सबको कहूंगा इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसका जो प्रॉफिट है पिछली तिमाही का, अक्टूबर टू दिसंबर, जो अभी पीछे गया है, उसके रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, वो करीब करीब 235 करोड़ रुपए का है। और इसी समय पिछले साल इसी समय का जो प्रॉफिट था वो 7 करोड़ था, क्योंकि काफी क्लेम्स आए थे कोविड की वजह से, काफी मृत्यु हुई थी लोगों की, तो उस कारण से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मेजर हिट हुई थी इंश्योरेंस कंपनीज की। तो जाहिर बात है एलआईसी भी अच्छा खासा हिट हुआ।
और एक और जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सरकार का एक बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा एक मेजर तरीका है, जरिया है जहां से सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेज करती है। तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। तो ये जो विनिवेश की प्रक्रिया है, करीब करीब 78,000 करोड़ का बजट में एलोकेशन किया गया था कि इतना अमाउंट हम लोग सरकार जुटाएगी डिसइन्वेस्टमेंट से। उसमें से 60,000 करोड़ से ज्यादा LIC के IPO से जुटाएगी। अब प्राइमा फेसी LIC के IPO में सरकार 5% डाइल्यूट करना चाहती है। अगर हम अभी हाल फिलहाल में जो IPOs आए उसमें सबसे बड़ा जो IPO था पेटीएम का, वो करीब करीब 18,000 करोड़ का था, और ये 1/3 है LIC के IPO के। अगर ये 60,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आ रहा है तो ये 1/3 है। पेटीएम का IPO जो सबसे बड़ा IPO था वो भी 1/3 है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा IPO सरकार लेके आना चाहती है। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, कंपनी में एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। तो बहुत सारी एक्चुअरियल साइंसेस होती हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए। एक्चुअरियल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो वैल्यूएशन निकालते हैं कंपनी की। तो जो एम्बेडेड वैल्यूएशन है LIC की, वो करीब करीब 5.4 लाख 5.4 लाख करोड़ की है। और इसको भी कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हायर साइड पे है, इतनी वैल्यूएशन कमांड नहीं करती LIC। अगर हम ये फर्ज करें या इमेजिन करें कि IPO 2x वैल्यूएशन पे आएगा, जो उनका 5.4 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है, तो लगभग करीब करीब 11 लाख करोड़ का, 10 से 11 लाख करोड़ का जो वैल्यूएशन आएगा, तो वैल्यूएशन उस समय 11 लाख करोड़ की होगी। अगर 4x पे आता है तो करीब करीब 22 लाख करोड़ की होगी। और अगर 4x पे आता है, ये माना जा रहा है कि कम से कम 3 से 4x की वैल्यूएशन पे कंपनी IPO लेके आएगी, तो जो IPO का प्राइस होगा, जो भाव होगा, वो 1800 से 1850 रुपए का निकलेगा एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। 10 रुपए के फेस वैल्यू पे, 10 रुपए के पेटअप पे 1800 से 1850 का भाव निकलता है। अब हम बात करते हैं कंपनी की अर्निंग्स की, EPS की। जो EPS है LIC का, वो 4.9 रुपए है, लगभग 5 रुपए आप इसको मान सकते हैं। और इसके बनिस्बत अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें तो ICICI का और HDFC लाइफ का जो EPS है वो करीब करीब 6.7 है। तो क्लियरली यहाँ पर इसका जो EPS है, जो अर्निंग्स कंपनी कर रही है, वो कम है एज कंपेयर टू HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल, जो कि इसके बड़े मेजर कॉम्पिटिशन है। और जो इसका नियरेस्ट सरकारी अगर कंपैरिजन में कंपनी को लेके आए तो वो SBI लाइफ है। SBI लाइफ का EPS 14.5 का है। तो आप मान लीजिए लगभग 3 गुने का EPS SBI लाइफ जनरेट कर रहा है। तो ये एक लिस्टेड एंटिटी भी है SBI लाइफ। तो मुझे लगता है कि जो कंपनी ज्यादा EPS जनरेट करती है वो ज्यादा बेहतर होती है। ज्यादा EPS यानी कि आप उसमें बहुत आसानी से उसमें निवेश कर सकते हैं, और ये कंफर्ट देता है कि कंपनी में अर्निंग्स बहुत अच्छी है। तो अगर इतनी वैल्यूएशन पे LIC अपना IPO लेके आता है, तो इसका मतलब ये है जो प्राइस टू अर्निंग है, PE रेशियो है, वो करीब करीब 400 गुना की होगी, जो कि बहुत 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 एक्सपेंसिव है। कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है, कंपनी का जो प्राइस है, वो सब कुछ डिपेंड करता है वो कितना अर्निंग्स कर रहा है। तो अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं है या कमेंसरेट नहीं है या उस तरीके से अर्निंग्स जस्टिफाई नहीं होती, तो हाई जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है। और हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि जो स्टॉक है या जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है। तो इसलिए मैं मानूंगा कि SBI लाइफ का जो लिस्टेड कंपनी है वो कहीं ज्यादा बेहतर स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज। अगर आप इंश्योरेंस क्षेत्र में लेना चाहते हैं तो SBI लाइफ एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना चाहिए, और ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता, कि जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं वो प्राइमरीली 5 से 10% शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर होती है, और बाकी जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को जाती है। बाकी जब अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंपनीज में, जो भी अर्निंग्स हैं वो पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कैविएट है, हम सबको समझना पड़ेगा कि जो भी अर्निंग्स होंगी उसमें से 5 से 10% ही मिलेगा शेयर होल्डर्स को, और बाकी जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को जाएगा। और इसीलिए पॉलिसी होल्डर्स के लिए कुछ डिस्काउंट भी दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स इसमें अप्लाई करें। तो जहां पर आप किसी और कंपनी में निवेश करते हैं उसके सारे के सारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिविडेंड्स दिए जाते हैं जो शेयर होल्डर्स है उनको। मगर यहाँ पर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एक रूल है कि 5 से 10% ही
आपके पाले में आएगा, अदरवाइज वो सारा का सारा पॉलिसी होल्डर्स को बांट दिया जाएगा। तो एक और फैक्ट मैं इसकी अर्निंग्स के बारे में करना चाहता हूं कि LIC का पूरा जो साल का प्रॉफिट है वो करीब करीब 2000 करोड़ है। और अगर ये 4x की वैल्यूएशन पे आता है, यानी कि 21 से 22 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे, तो 2000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखाती है। अगर मैं इसका कंपैरिजन जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस से करूं, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 17 लाख करोड़ का है, तो रिलायंस साल का 1,33,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। तो कहां पे 2000 करोड़ और कहां पे 1,33,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वैल्यूएशन वाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज LIC एक बहुत बड़ा IPO लेके आ रहा है, तो उसके सामने जो अर्निंग्स हैं वो बहुत छोटी हैं, बोनी हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले, और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम लोग हमेशा बताते हैं अपने निवेशकों को, अपने दर्शकों को, कि आप उन कंपनीज में निवेश करें जहां पर अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग हो, जहां पे EPS बहुत स्ट्रांग हो, जहां प्राइस टू अर्निंग जो है, जो भाव है स्टॉक का और जो अर्निंग है वो बहुत कम हो। ऐसे हमारे जो पोर्टफोलियोज है, हमारे जो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज है, वहां पर आपको ऐसे बहुत से स्टॉक्स मिलेंगे जिनका प्राइस टू अर्निंग 10 से भी कम है। तो यहाँ पे हम 400 की प्राइस टू अर्निंग की बात कर रहे हैं अगर 4x वैल्यूएशन पे आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा समझने वाली और एनालाइज करने वाली बात है कि 2000 करोड़ के प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट पे इतना बड़ा IPO लेके आ रहे हैं, तो वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर किसी को LIC के IPO में निवेश करना है तो पूरा अनलॉकिंग होते हुए काफी समय लगेगा, 4-5 साल का समय होल्डिंग पीरियड होगा जब उसको पूरा वैल्यू अनलॉकिंग होगा LIC का। तो होल्डिंग पीरियड बहुत ज्यादा होगा। और आजकल जो निवेशक हैं, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन बहुत जल्दी रिजल्ट चाहती है, और ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं ऑन योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मुझे लगता है कि LIC एक बहुत लंबा होल्डिंग पीरियड लगेगा उसके अंदर। और जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस है मेगा IPOs का, जैसे कोल इंडिया का IPO आया, ONGC का IPO आया, और वो भी कोई बहुत ज्यादा धमाल नहीं कर पाए स्टॉक मार्केट पे और बोर्सेस पे। तो उनका जो जो एटलीस्ट अगर आप स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, ना ONGC ने कुछ खास दिखाया, ना कोल इंडिया ने। मगर इन कंपनीज के पास पैसा बहुत था, अर्निंग्स अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने डिविडेंड के द्वारा अपने निवेशकों को नवाजा। और इस डिविडेंड से लोगों को एटलीस्ट इस बात का कंफर्मेशन रहा कि चलो हमने एक अच्छी कंपनी में निवेश किया, या हमें एटलीस्ट डिविडेंड मिलता है जो कि FD के रेट से ज्यादा है। तो अब LIC के पास तो इतने फंड्स भी नहीं है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जहां पर जिस वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं, तो बहुत मुझे लगता है कि इट्स अ फेयरली हाई वैल्यूएशन। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये सेक्टर जो है, जब से इंश्योरेंस सेक्टर को खोला गया, सरकार ने खोला, तो वो पहले से ही बहुत क्लटर्ड है। करीब 24 कंपनियां काम कर रही हैं, और इन कंपनीज में अगर आप बात करें HDFC, ICICI, टाटास, बिरलास, बजाज जैसे जो जो फेमस और बहुत बड़े और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउसेस हैं हमारे देश के, सारे के सारे शुमार हैं। और धीरे धीरे इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 to 15 ईयर्स काफी मार्केट शेयर LIC का छीना है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं, चीपर हैं LIC से। और क्लेम सेटलमेंट रेशो भी अगर आप बात करें, जिसके लिए जनरली लोग LIC या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो क्लेम सेटलमेंट रेशो भी इनका 96-97% के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा है और LIC के लगभग बराबर सा है। तो मुझे लगता है कि LIC ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना मार्केट शेयर भी लूज करेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा जो हाउस व्यू है इस IPO के बारे में, वो ये है कि अगर LIC 2x या उससे कम, यानी कि 10 लाख करोड़ या उससे कम पे वैल्यूएशन रखती है अपने IPO की, तब आप इसमें सब्सक्राइब करिए। क्योंकि किसी भी तरीके से हमें नहीं लगता कि 9 से 10 लाख करोड़ से ज्यादा अगर ये कंपनी को वैल्यूएशन दिया जाएगा तो इस IPO में निवेश करना चाहिए। अगर ये 3x 4x पे आया, तो जैसे मैंने आपको बताया, रिलायंस जहां पर 1,33,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है, ये कंपनी केवल 2,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो ये बात मैं निवेशकों के पाले में छोड़ता हूं या आपके विजडम पे छोड़ता हूं कि कोई कंपनी अगर इतना प्रॉफिट बना ही नहीं रही तो उसमें आपको पैसा निवेश करना चाहिए कि नहीं। मगर हमारे हिसाब से वैल्यूएशन ज्यादा है। अब इसकी लिस्टिंग के पीछे बहुत ज्यादा सरकारी ताकत भी होगी और बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं वो भी होंगे, FIIs भी होंगे। तो हो सकता है कि आपको लिस्टिंग में हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए और लिस्टिंग में गेन्स मिल जाए। मगर ओवरऑल अगर मैं कंपनी को आंकूं अपने स्टैंडर्ड्स पे, जो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग में बार बार देखते हैं और बार बार बोलते हैं
कि वैल्यूएशन वाइज ये कहीं से जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इतने प्रॉफिट्स ही हमें नहीं दिखाई देते। तो मैं आशा करता हूं कि इस पेशकश का आप सब फायदा उठाएंगे। इस जो जानकारी हमने आपसे शेयर करी है, उस जानकारी के बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे कि आपको आईपीओ में निवेश करना है कि नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।